जो संकट चीन में शुरू हुआ उसकी वजह से भारत के सामने एक सुनहरी मौका है। ये अभी सोच में है केवल, या इसको लेकर आप लोगों ने और भारत की सरकार ने कोई कदम आगे बढ़ा भी दिया है? कोई ऐसा हिंट या कोई और गुड न्यूज इससे जुड़ी आप शेयर कर सकें? देखिए, निश्चित रूप से हमने इसके बारे में काम शुरू किया। हमारे मिनिस्ट्री में एक जॉइंट सेक्रेटरी को जिम्मेदारी दी है। सभी डिपार्टमेंट, सभी स्टेट गवर्नमेंट के इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। मैंने एमएसएमई के सभी एसोसिएशन में सभी मेंबर्स को कहा कि एक बार अच्छी टेक्नोलॉजी लाने के लिए आपको अगर जॉइंट वेंचर करना है तो टेक्नोलॉजी के लिए करिए, क्या फॉरेन इन्वेस्टमेंट लानी है तो उसके लिए करिए। और मुझे बहुत इस बात की खुशी है कि निश्चित रूप से स्किल्ड मैन पावर हमारे देश में है। और हमने ये भी तय किया कि जो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके इंडस्ट्री शुरू करना चाहेगा उसको 3 महीने में सभी प्रकार की परमिशन कैसे मिलेगी और वो काम कैसे शुरू कर पाएंगे, इसके लिए हम पूरी मदद करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे। और इस समय एक बहुत बड़ा अवसर हमें मिला है कि हम हमारा एक्सपोर्ट बढ़ाएं, इंपोर्ट को कम करें, रोजगार की निर्मित करें और उद्योग जो हमारे एक ही क्षेत्र में हुए वो हम लोग उसको 115 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट में और ट्राइबल, सोशल, इकोनॉमिकली बैकवर्ड, एजुकेशनली बैकवर्ड जो एरिया है, एग्रीकल्चर, रूरल, ट्राइबल एरिया, वहाँ हम ये बढ़ाए। अब जैसे मैंने आपको बताता हूँ, ये धारावी के लोगों से मेरी बात, लेदर में काम करने लोगों से बातचीत हुई तो मैंने उनको, धारावी में क्यों रहते हो? अब मैं दिल्ली मुंबई हाईवे बना रहा हूँ, आप महाराष्ट्र सरकार से बात करो, हाईवे के बाजू में एक इंडस्ट्रियल क्लस्टर लेदर का खोलो, रहने की भी अच्छी व्यवस्था होगी, उसके लिए बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होगी, आपको काम करने के लिए सुविधा के लिए एक क्लस्टर तैयार करो, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, डिजाइनिंग का भी एक सेंटर होगा और मैं इसके लिए मदद करने के लिए तैयार हूँ। अभी मुंबई दिल्ली हाईवे पे हमने 62 में से 32 पैकेजेस पे काम शुरू कर दिया है। लैंड एक्विजिशन पूरा हो गया है और हम 2.5-3 साल के अंदर रोड को पूरा करेंगे और 220 किलोमीटर डिस्टेंस कम होगा। और इस हाईवे 1 लाख करोड़ का है जिसमें हमने 16,000 करोड़ लैंड एक्विजिशन पे बचा है। अब 10 से 15 लाख रुपए एकड़ लैंड है तो उसके बाजू में हम इंडस्ट्रियल पार्क करेंगे, लॉजिस्टिक पार्क करेंगे, हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट उसमें काम कर रहे हैं। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, पोर्ट से जोड़ेंगे और वहाँ एक अगर विलेज होगा तो स्मार्ट विलेज बनेगा और वो धारावी से वहाँ जाएंगे। अभी ठाणा डिस्ट्रिक्ट के ही बैकवर्ड एरिया में वहाँ जगह है, नज़दीक है मुंबई से। अब धारावी में रहना कितना मुश्किल है, आप जानते हैं, मैं भी मुंबई में रहा हूँ। तो इस समय हम क्यों नहीं इस प्रकार के इनिशिएटिव लेकर ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज करके इसको हम लोग इसको प्लान बना और करें। मुझे लगता है ये हो सकता है। आज मुंबई में कितने पोल्यूशन की समस्या है, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है। अब कोरोना जैसा आता है तो लोग एक एक छोटे से घर में 200 स्क्वायर फीट में 8 लोग रहते हैं, कैसे वो डिस्टेंस मेंटेन करेंगे? बहुत कठिनाइयाँ है। और ये लोग खुशी से नहीं आए, ये लोग मजबूरी से आए, इनको रोजगार नहीं मिला इसलिए आए। अगर इनके गांव के आसपास अगर इनको रोजगार मिलेगा तो ये क्यों आएंगे? तो मुझे लगता है कि दिस इज द टाइम कि हम लोग कोई आगे जाके एक 25, 30, 40 साल को सोचकर एक विजन बनाकर हम कुछ एजेंडा तैयार करें और निश्चित रूप से ये होगा जो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज के रूप में हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। आपने खुद इस बात का अभी एहसास दिलाया अपनी बातों से कि एमएसएमई सेक्टर को लेकर आपकी चिंता काफी ज्यादा है। यह सच भी है, वजह भी है उसकी कि एमएसएमई सेक्टर की कमर पूरी तरह से टूट गई है इस कोरोना के समय में। तो उसको मलहम लगाने के लिए सरकार क्या कर रही है? देखिए, जितने लोगों से, जितने एसोसिएशन से मैंने बातचीत की, उनकी बातों को समझने की कोशिश की और हर समय मेरे जॉइंट सेक्रेटरी, मेरे प्राइवेट सेक्रेटरी इस बार हर कॉन्फ्रेंस में रहते थे। हमने सब नोटिंग किया, फिर कुछ बातों के बारे में हमने हमारे मिनिस्ट्री के लेवल पर अध्ययन किया, मेरे साथ चर्चा हुई और हमने इसमें क्या करना चाहिए, रिजर्व बैंक क्या कर सकती, बैंक क्या कर सकती, फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या कर सकती, इनकम टैक्स जीएसटी में हम क्या कर सकते हैं, बाकी भी मिनिस्ट्री के लेवल पर क्या कर सकते हैं, इन सब बातों को हमने ठीक प्रकार से एनालाइज करके फिर हमने हमारी बातें हमारे उचित जगह पर पहुंचाई है। और मेरा विश्वास है कि जल्दी निश्चित रूप से राहत मिलने की कोई ना कोई घोषणा होगी, ऐसी उम्मीद मैं भी कर रहा हूं। क्या यह समझा जाए कि एमएसएमई के लिए सरकार कोई बड़ा आर्थिक पैकेज ऐलान कर सकती है? देखो, ये तो अधिकार वित्त मंत्री का है, वो कब करेगी, क्या करेगी और कैसा करेगी, ये तो उन्हीं को तय करना है। और निश्चित रूप से जो हमारी जिम्मेदारी थी, क्या क्या परिस्थिति है, वो पूरी हमने उनके पास पहुंचाई है और मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ, पॉजिटिव हूँ और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से लोगों को राहत मिलेगी। और वैसे हमने इसके पहले भी बहुत से निर्णय किए, वित्त मंत्री ने किए। अभी 20% वर्किंग कैपिटल बढ़ा दिया है। इसके पहले हमने मार्च तक करीब 5-6 लाख एमएसएमई को रिस्ट्रक्चर किया, वो मुदत हमने 31 दिसंबर तक बढ़ाई जिसमें 25 लाख एमएसएमई रिस्ट्रक्चर होगी।
इसके साथ हमने अभी इनकम टैक्स और जीएसटी रिटर्न्स 5 लाख तक तुरंत करने के बारे में फैसला हमारे वित्त मंत्री जी ने लिया है। काफ़ी बातें, अभी प्रधानमंत्री जी ने अनाज के गोदाम खुले कर दिए। हमने पूरा सब जगह पर हमारे यहाँ गेहूँ चावल कोई कमी नहीं है। इसके साथ साथ गरीब लोगों को पूरी तरह से अनाज मिल रहा है। आज प्रधानमंत्री जनधन योजना में हर गरीब के व्यक्ति के अकाउंट में 35 करोड़ अकाउंट वाले उनमें पैसे जमा किए हैं। और सभी प्रकार से गांव, गरीब, मजदूर, किसान सबको राहत देकर हम कैसा कर सकते हैं, ये हम करने की कोशिश सरकार कर रही है और आगे भी करेगी। पर मैंने एक बात उन लोगों को ये भी समझाई, कोई मुझे अमेरिका की बात कर रहा था कि जापान ने अपना 12% जीडीपी कोरोना के पैकेज के लिए दिया, अमेरिका ने 2 ट्रिलियन दिया। तो मैंने कहा देखो, हमारी इकोनॉमी की तुलना जापान और अमेरिका से नहीं हो सकती। और दूसरी ओर हमारे यहाँ निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि आज कौन अड़चन में नहीं है। राज्य सरकारें अड़चन में, उनको अगले महीने तनख्वाह देने में सोचना पड़ रहा है। भारत सरकार का रेवेन्यू ड्रॉप हुआ है, बैंकिंग सिस्टम चैलेंज से गुजर रही है, इंडस्ट्री भी प्रॉब्लम फेस कर रही है, माइग्रेंट मजदूर और मजदूरों के रोजगार का भी प्रॉब्लम है। पर इसमें कोई निराश नहीं होती, हम सब लोग मिलकर आगे जाएंगे और निश्चित रूप से एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे, एक दूसरे को सहयोग करेंगे और इस संकट की घड़ी में आगे जाकर सब लोग इससे पार होंगे। इसमें बैंक भी टिकेगी, सरकार भी टिकेगी, इंडस्ट्री भी टिकेगी, मजदूर भी टिकेगा और हम इस संकट से बाहर निकलेंगे। जितना हो सकता है उतना पूरा आज तक भारत सरकार ने किया है, राज्य सरकार ने किया है, हम भी करेंगे। यही विश्वास मैंने सबको दिया और उनको निराशा से दूर करने की कोशिश की। आपने बड़े उद्योगों से कहा कि एमएसएमई सेक्टर का बकाया 1 महीने के अंदर वो चुका दें ताकि इनको भी थोड़ी सी राहत महसूस हो। लेकिन जो बड़े उद्योग खुद आपके सामने रोना रो रहे हैं कि साहब हमारी कमाई बिल्कुल ठप है, हमारे रेवेन्यूज बिल्कुल फॉल कर गए, लगातार नीचे जा रहे हैं, आपको लगता है वो पे करेंगे ताकि इकोनॉमी का चक्र वापस दुरुस्त होने की दिशा में बढ़े? देखिए, इसमें स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, स्टेट गवर्नमेंट, भारत सरकार के अंडरटेकिंग और मेजर उद्योग और बड़े कॉन्ट्रैक्टर ऐसे हैं। और इसलिए एनएचआई में भी मैंने अब कहा कि कॉन्ट्रैक्टर को टर्मिनेट करना है या उसको कोई पेमेंट देना है तो छोटे लोगों की भी लिस्ट लेकर उनको डायरेक्ट पेमेंट करा दो, क्योंकि ये गरीब लोग हैं। अभी हमारे यहाँ एनसीएलटी में केसेस गई है, जो भी कोर्ट जैसे तारीख पे तारीख हो रही, निर्णय नहीं हो रहे, तो इसके कारण लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। ऐसे ही चलता रहेगा। टाइम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रेंथ इन इंडस्ट्री और बिजनेस एवरीवेयर। अगर समय पर निर्णय नहीं होंगे तो लोगों को तकलीफ होती है और इसलिए हम निश्चित रूप से, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उनको रिक्वेस्ट की और मुझे सभी लोगों ने, बड़े बड़े ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लोग उसमें थे, एमडी थे, सबने प्रॉमिस किया कि हमने सबके पैसे दिए, फिर भी हम चेक करेंगे, जहां भी कोई कमी होगी तो हम पहले उनका पेमेंट करेंगे। देखिए, वो छोटे छोटे लोग हैं और इसलिए सरकारी स्तर पर पब्लिक अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, भारत सरकार के स्तर पर अलग अलग डिपार्टमेंट में निश्चित रूप से मैंने सबके डिपार्टमेंट के मंत्रियों को रिक्वेस्ट की है कि उनके यहाँ जो भी इस प्रकार का पेंडिंग है, कॉन्ट्रैक्टर का हो, किसी का भी हो, वो इस समय दे, ताकि मार्केट में लिक्विडिटी बढ़नी चाहिए। और मार्केट में जब तक लिक्विडिटी नहीं बढ़ेगी तब तक हमारा जो इकोनॉमी का व्हील है वही गति से चलेगा नहीं। तो इस समय मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाना ये सबसे बड़ी आवश्यकता है और निश्चित रूप से इसके लिए हम सब लोग मिलकर प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हिम्मत देना, पॉजिटिविटी रखना और जीतने का आत्मविश्वास निर्माण करना। आत्मविश्वास और अहंकार 2 शब्दों में अंतर है। मैं अहंकार की बात नहीं कर रहा हूँ, आत्मविश्वास की बात कर रहा हूँ और ये आत्मविश्वास जगाकर हम आगे जाएंगे तो निश्चित रूप से हम इससे बाहर निकलेंगे, हम जीतेंगे, यही मेरा विश्वास है।